हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे प्राचीन भारत का एक नया टॉपिक जो कि होगा गुप्त साम्राज्य। अब इसकी 2 वीडियो आएंगी। इस वीडियो में मैं आपको इसके परिचय, इसके जानकारी के स्रोत और प्रमुख शासकों के बारे में बताऊंगी, और जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें मैं गुप्त साम्राज्य का प्रशासन, समाज, आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये सब जो आएगा वो दूसरी वीडियो में आएगा। तो गुप्त साम्राज्य का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जानकारी के बारे में बात करेंगे कि हमें गुप्त साम्राज्य की या गुप्त काल के शासकों की जानकारी कहाँ से मिलती है। पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि जो हमने मौर्य साम्राज्य पढ़ा था, तो मौर्य साम्राज्य में बताया था मैंने कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे कोई शासक नहीं हुए, जिसके कारण जो मौर्योत्तर काल में छोटे छोटे वंश उभर करके आए और विदेशी आक्रमण भी हुए, तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाए, ज़्यादा समय तक वो अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके। अगर मौर्य साम्राज्य के बाद किसी का विशाल साम्राज्य स्थापित होता है तो वो गुप्त साम्राज्य है। तो गुप्त साम्राज्य से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं, इसलिए ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्रोत की बात करते हैं। तो स्रोत में हमेशा मैं 2 स्रोत के बारे में आपको बताती हूँ, जो कि एक होता है साहित्यिक स्रोत, दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में देवी चंद्रगुप्तम, जो कि विशाखदत्त की रचना है, यहाँ से भी गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल के शासकों की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस भी जो है विशाखदत्त की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। कामसूत्र वात्स्यायन की। और जो ये बाकी की रचनाएं हैं, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारी कालिदास की रचना है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार कवि थे। मैंने मालविका अग्निमित्र के बारे में पहले भी बताया था कि इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम विवाह के संबंध में जानकारी मिलती है, जो कि शुंग वंश का एक शासक था। तो कालिदास ने शुंग वंश के बारे में भी जानकारी दी है अपनी मालविका अग्निमित्रम में। तो इसी तरह कुछ पिछले वंश की भी जानकारी इनमें मिलती है और इस वंश की जानकारी भी इसमें मिलती है। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। तो पुरातात्विक स्रोत है प्रयाग प्रस्तुति, जो कि हरिसेन का है। जूनागढ़, इससे स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है। और ईरण अभिलेख, जो कि भानु प्रताप का भानुगुप्त का है, जो इसमें सबसे पहले किसी के सती होने का प्रमाण मिला है। तो ये तो है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, जहाँ से गुप्त काल के शासकों की जानकारी मिलती है। अब अगर विदेशी यात्रा से जो यात्री आए, उन्होंने जो भी बुक्स लिखी हैं, उनमें उन्होंने भी गुप्त काल के बारे में लिखा है। तो वही फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में शासन काल में आते हैं, तो वो भी गुप्त काल के बारे में जानकारी देते हैं। और हुएनसांग, जो कि हम गुप्तोत्तर काल में पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के समय आए थे, तो ये भी जो है गुप्त काल की जानकारी अपनी पुस्तक में देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रमुख शासक की। तो श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इनका जो शासन काल रहा वो 240 से 280 एडी रहा, ईस्वी रहा। अब कहीं कहीं किसी बुक्स में 275 भी है, 255 भी है, तो इसको मान लिया जाता है कि 280 तक उनका शासनकाल रहा और इनको संस्थापक माना जाता है। अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, और इनकी जो जानकारी है वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जिसमें ये जो श्रीगुप्त का नाम है वो सबसे ऊपर लिखा गया है। इससे ये पता चलता है कि वही जो है श्रीगुप्त ही जो है वो गुप्त काल के या गुप्त साम्राज्य के संस्थापक रहे होंगे। तो इसमें कहीं इतिहासकार के मतभेद हैं, इसलिए वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना गया है। घटोत्कच जो इनके पुत्र थे, उनके बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है। उन्होंने सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण की, इन्होंने भी की, पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए इनके बारे में इतिहासकार के बीच मतभेद है, तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता। महाराज की उपाधि धारण करने का श्रेय वैसे घटोत्कच को ही जाता है।
अब चलिए बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की, जिनका जो शासन रहा वो 319 से 335 AD 335 ईस्वी तक रहा। इनको गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया कि इन्होंने गुप्त संवत चलाया, और कब चलाया तो ये सन भी आपको याद होना चाहिए, 319 AD में चलाया। इन्होंने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अभी मैंने बताया वो महाराज की उपाधि धारण की जो थे घटोत्कच। इन्होंने जो उपाधि धारण की वो थी महाराजा धीराज की। अब इन्होंने वैसे ही अपना साम्राज्य का विस्तार किया जैसे मैंने हर्यक वंश के बारे में बताया था, जैसे कि बिंबिसार ने किया कि वैवाहिक संबंध से अपना क्षेत्र विस्तार किया मगध का। उसी तरह इन्होंने भी क्या किया कि लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपना क्षेत्र विस्तार किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त जो कि बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट शासक गुप्त काल के हैं, इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 335 से 375 इनका जो है शासनकाल रहा, और विसेट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। अब देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, अगर आप समूह ग या ग्रुप सी के एग्ज़ाम देते हैं तो नॉर्मल ये क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया। अगर आप थोड़े ऊपर लेवल के पेपर देंगे तो उसमें लेखक का नाम ये सब भी आता है कि किसने कहा। तो विसेट स्मिथ, आपको नाम याद रखना है कि किसने कहा, तो विसेट स्मिथ ने कहा। और क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने उत्तर में 9 शासकों को हराया था और दक्षिण में इन्होंने 12 शासकों को हराया था, इसलिए विसेट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। अब जो हरिसेन है जिन्होंने प्रयाग प्रसिद्धि का अभिलेख लिखा, वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अब जो ये है इस स्तंभ में जहांगीर एवं कौशाम्बी बीरबल का भी वर्णन मिलता है। अब मैं ये पहले ये बता दूं, ये जो प्रयाग में है ये अभिलेख वो सबसे पहले कौशाम्बी में था, और इसको जो इसका निर्माण करवाया था वो अशोक ने करवाया था। तो उसमें जो है उसके बाद हरिसेन ने सबसे ज़्यादा जो लिखा है वो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है, इसलिए समुद्रगुप्त की सबसे ज़्यादा जानकारी इस प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उन्होंने समुद्रगुप्त की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की क्योंकि वो समुद्रगुप्त के ही दरबार में रहते थे। अब उसके बाद जो ये कौशाम्बी में था, कौशाम्बी से इसको जो प्रयाग लाया गया वो अकबर द्वारा लाया गया, तो इसलिए अब इसमें का जो वर्तमान नाम है वो प्रयाग प्रशस्ति ही है। तो इसलिए इसके बाद में इसमें बहुत से खुदान हुए, तो मुगलों के टाइम पे भी, तो इसलिए इसमें जो है जहांगीर और बीरबल का भी वर्णन मिलता है। यही कारण है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये अभी प्राचीन भारत चल रहा है तो कैसे इसमें जहांगीर और बीरबल का वर्णन मिला, तो यही कारण है कि इसमें बाद में मुगलों के समय में और खुदान हुई, फिर इसमें और अभिलेख जोड़े गए। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। अब इनका जो इंटरेस्ट था वो संगीत और कला में भी था। तो इस एक सिक्का इन्होंने जारी किया था जिसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बना है, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं कि किसका चित्र सिक्के के पीछे है और क्या कौन सा जो है वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है, तो वीणा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 इनका जो है शासनकाल रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। इस अवसर पर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलाए। अब मैं एक बात ये बता दूं कि जब शकों की लड़ाई हुई थी तो उस समय एक स्थानीय राजा भी थे विक्रमादित्य। तो उन्होंने भी जो है शकों को हराया था, तो उन्होंने उस उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलाया था जो कि 57 BC में चला था। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो इन्होंने भी शकों को हराया और इन्होंने
का जो शकों का जो अंतिम शासक था रुद्र सिंह तृतीय या नरसिंह तृतीय, कहीं कहीं रुद्र सिंह तृतीय लिखा है, कहीं नरसिंह तृतीय लिखा है, तो इनको हराया और चांदी के सिक्के चलाए और एक उपाधि धारण की विक्रमादित्य। तो इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, आप खुद एक सेंस लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य जिन्होंने धारण की उपाधि, वो कैसे विक्रम संवत चला सकते हैं। इनका शासनकाल तो 375 से 415 एडी रहा, ईस्वी रहा, और जो विक्रम संवत चला है वो 57 बीसी में से शुरू हुआ है। तो जो 57 बीसी में विक्रम संवत चला वो एक स्थानीय राजा थे वहाँ के, विक्रमादित्य, उन्होंने चलाया था। वो विक्रमादित्य राजा कोई और हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ये गुप्त काल के शासक हैं। तो इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूज रहता है, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। फाहियान समुद्रगुप्त के समय ही भारत आया था। मैंने अभी बताया भारत आया था जो चीनी यात्री फाहियान, जो कि सिल्क रूट के रास्ते ही आया था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीन से आते थे वो सिल्क रूट से आते थे, क्योंकि हिमालयन रेंज से यहाँ पर जो पूर्व में थी वो हिमालयन रेंज थी, तो वहाँ से आना संभव नहीं था। इसलिए सिल्क रूट से जो है चाइना के यात्री या चीनी यात्री भारत में प्रवेश करते थे मध्य एशिया के माध्यम से। महरौली का लौह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन मिलता है। अब ये महरौली का लौह स्तंभ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ऐसा लौह स्तंभ है जिसमें आज तक भी जंग नहीं लगा, और इसमें जो है चंद्रगुप्त के शासक की जानकारी मिलती है, और ये क्वेश्चन भी कहीं बार पूछा गया है। और अब चंद्रगुप्त द्वितीय के दूसरे नाम जो हैं वो ये हैं देवगुप्त, देवराज एवं देवश्री। अब इन्होंने जो उपाधियां धारण की वो विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत, इनकी ये उपाधियां थीं। अब नेक्स्ट शासक में चलते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का जो शासनकाल रहा वो 415 से 455 ईस्वी तक रहा। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के समय ही हुआ, और ये क्वेश्चन कहीं बार पूछा जा चुका है, नहीं भी तो हजारों पेपर में पूछा जा चुका है। और मैंने ये बताया था जब बौद्ध धर्म जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि वो जो उन लास्ट में जो शाखाएं थी हीनयान और महायान में, जो बौद्ध संप्रदाय था वो 2 भागों में टूट जाता है, और नालंदा विश्वविद्यालय भी जो था एक बौद्ध धर्म का एक केंद्र था। यहाँ भी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती है, और यहाँ एक शाखा और जुड़ती है वज्रयान, और यही कारण होता है बौद्ध धर्म के पतन का। यहाँ पर फिर से वही जादू टोना इन चीज़ों की शिक्षा देनी शुरू हो जाती है, तो फिर बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि इससे अच्छा तो हमारा वैदिक काल ही था, वैदी थे, तो इसलिए जो है बौद्ध धर्म का पतन हो जाता है। हुणों का प्रथम आक्रमण जो था वो कुमारगुप्त के समय ही हुआ, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। पर अगर पराजित करने की बात आती है तो वो स्कंदगुप्त करते हैं, जिसे पराजित करने के लिए स्कंदगुप्त को भेजा गया। ये इसके उत्तराधिकारी थे, कुमारगुप्त के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त थे। अब चलिए स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक इनका जो शासनकाल रहा। हुणों को इन्होंने पराजित किया, ये जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। सुदर्शन झील का इन्होंने पुनरुद्धार किया। अब देखिए मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जो सुदर्शन झील थी उसका जो निर्माण करवाया था वो मौर्य काल में हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य ने करा। इसके बाद जो इसकी थोड़ी सी मरम्मत करवाई वो सबसे पहले अशोक के टाइम पे हुई, अशोक के समय पे हुई। उसके बाद मैंने एक शासक के बारे में पढ़ाया था, रुद्रदामन, जिन्होंने भी जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया था, सिंचाई व्यवस्था अच्छी करवाई थी। उसके बाद फिर से सुदर्शन झील की जो है स्थिति खराब हो जाती है, और फिर से इसका जो जीर्णोद्धार करवाते हैं वो स्कंदगुप्त करवाते हैं। तो अगर कभी ये क्वेश्चन आता है और इन सब में से कोई भी अगर ऑप्शन में होगा तो वो आप टिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं इसका तो मैंने ये पढ़ा था कि रुद्रदामन ने करवाया था या अशोक ने करवाया था, तो ये स्कंदगुप्त कहाँ से आ गया। तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज़ की जो है मरम्मत समय समय पर की जाती है। तो इसी हिसाब से आपको
ऑप्शन देखने हैं पेपर में कि कौन सा ऑप्शन है, उस हिसाब से आपको वहाँ पर आपको टिक करना होगा। नरसिंहगुप्त जो है एक शासक हुए जिन्होंने हुन नरेश मिहिर कुल को पराजित किया। एक भानुगुप्त जो कि 510 एडी ईस्वी में जिनका शासन काल था, शासन गद्दी पे बैठे थे, इन्होंने पहले इनके जो एक अभिलेख है एरण अभिलेख, ये मैंने शुरू में भी बता दिया था और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने नोट किया है और बार बार पूछा गया है कि किसके अभिलेख में पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण मिला है, तो वो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। इसमें पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण मिला है। और जो गुप्त काल के अंतिम शासक थे वो विष्णुगुप्त हुए और इनका शासनकाल जो था 550 ईस्वी था। तो बस इसमें जो गुप्त काल के इतने शासक ही जो है महत्वपूर्ण है। कुछ शासक बीच बीच में भी हुए, उनके बारे में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि उन्होंने इतने कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किए जिनके बारे में जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इन्हीं 7-8 जो शासक के बारे में मैंने पढ़ाया उन्हीं के बारे में एक अच्छे से आपको समझ तैयार करनी है, अपने MCQs बनाने हैं और इसको अच्छे से रिवाइज करना है। अगला जो टॉपिक होगा वो गुप्त काल की प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, इन सब से जो रिलेटेड होगा वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक इसको आप रिवाइज करिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।